नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और इस वक्त आप एक ऐसी खबर देखने जा रहे हैं जो जंग के सारे तौर तरीके और सारी लिमिट्स जो हैं उसको क्रॉस करने जा रहा है। हमने यहाँ पे आपको साफ साफ लाइन में लिखा है कि 75 मिनट में रूस ईरान ने पलटीबाजी, परमाणु युद्ध का आखिरी संकेत। ये परमाणु युद्ध का आखिरी संकेत क्यों बोला जा रहा है और 75 मिनट में ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक और ईरान से लेकर रशिया तक बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं आपको पहले शुरुआत में 3 या 4 पॉइंट्स बताता हूं कि आखिर ये मामला है क्या। असल में 3 जून को ट्रंप की और पुतिन की 75 मिनट बात हुई है और उस पूरी बातचीत में सिर्फ 2 ही चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। एक है यूक्रेन युद्ध और दूसरा है ईरान के परमाणु हथियार। और दोनों ही मुद्दे पर पुतिन ने जिस तरीके से ट्रंप को कहना चाहिए डांटा है या झिड़का है या अपने तेवर दिखाए हैं, उससे ट्रंप जो है वो सख्ते में चले गए हैं। नेटो जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर पुतिन ने इस तरीके से हमला किया तो हम यूक्रेन को कैसे बचाएंगे। और पुतिन ने अपने इशारों में बोला है और साफ तौर पे बोला है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी तरीके का हमला करने की कोशिश की गई तो इसको एक खुला युद्ध माना जाएगा और रशिया पीछे नहीं हटेगा। अब हम एक खबर से दूसरी खबर को जोड़ते हुए चलते हैं कि पुतिन ही एक ऐसा की फैक्टर क्यों बने हैं जिसकी वजह से ट्रंप को 75 मिनट तक ट्रंप को मनाना पड़ा। 1 घंटा 15 मिनट तक ट्रंप यही समझाते रहे कि आप यूक्रेन पर पलटवार मत करिए। भले ही यूक्रेन ने आपके 4 एयरबेस पे भारी तबाही मचाई है, आप इसको शांति से करिए। इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है वहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाइए। लेकिन ट्रंप ने रत्ती भर किसी की कुछ नहीं सुनी और उन्होंने सीधा बोला कि रशिया जो है वो उसके जो 4-5 एयरबेस पे जो अटैक हुआ है उसका एक ऐसा खूंखार बदला लेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए बार बार जो युद्ध के विशेषज्ञ हैं वो खुले तौर पर बोलने लगे हैं कि अब जो ईरान और अमेरिका और इधर रशिया और यूक्रेन का जो टसल है या जो युद्ध है या जो आपस में खींचतान मची है वो एक ऐसे मुहाने पे आ गई है जहां पर अब सीधा बोला जा सकता है कि अब आखिरी विकल्प के युद्ध होंगे जिसे परमाणु युद्ध माना जा सकता है या ऐसे हथियार इस्तेमाल होंगे जिनकी तबाही किसी भी परमाणु हथियार से कम नहीं होगी। और पुतिन ने अपने जो इरादे दिखाए हैं इस 75 मिनट की बातचीत में वो आपको हैरान कर देंगे। हम पहले एक तरफ से चलते हैं कि आखिर माजरा है क्या। माजरा ये है कि जो 5 एयरबेस साइबेरिया में रशिया के थे उसके ऊपर जो अटैक किया गया था, ड्रोन अटैक किया गया था, वो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जरूर थी। लेकिन उसने एक ऐसे कहते हैं ना एक ऐसे छत्ते में हाथ डाल दिया जहां वो अब समझ ही नहीं पा रहा है कि अगर रशिया उस पर पलटवार करेगा तो वो अपने आप को बचाएगा कैसे। क्योंकि रशिया की तरफ से जो इंडिकेशन दिए गए हैं वहां के टॉप जनरल्स ने, उन्होंने बोला है कि भाई अभी तो युद्ध शुरू हुआ ही नहीं था, अब असली युद्ध शुरू हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि 1200 दिन यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध को 1200 दिन जो है वो होने वाले हैं या हो जाएंगे अगले 48 घंटे के अंदर। उसके बाद जो अब अटैक रशिया करने वाला है वो एक ऐसा अटैक होगा जो वास्तव में जिसे कहते हैं ना कि खून के गड्ढे में यूक्रेन को पहुंचा देंगे, ऐसा रशियंस जनरल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कीव जो है ना उसको एक ऐसे गड्ढे में हम डालेंगे जहां से कीव का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ने ईरान को इशारा कर दिया है कि आपको इनकी कोई शर्त नहीं माननी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने 2-2 कह दिया है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, उन्होंने सीधा बोला है कि आप याद रखिएगा कि हम किसी भी परमाणु मिशन को नहीं रोकेंगे। हैरानी की बात यह है कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका और ईरान की परमाणु डील होने वाली है, अब वही ट्रंप पुतिन से कह रहे हैं कि भाई ईरान को मना लो, उसको समझा लो। मैं चाहता हूं कि वो किसी भी तरीके से अपने परमाणु मिशन को रोक दे। लेकिन जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई 86 साल के, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि हम अपना यूरेनियम संवर्धन लगातार जारी रखेंगे। अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं ब्रिटिश मीडिया की तरफ से, उसमें द सन अखबार ने दावा किया है कि ईरान के पास इस वक्त लगभग 42 किलो यूरेनियम जो संवर्धित यूरेनियम है 90%, वो इतना उसने तैयार कर लिया है कि अगर वो चाहे तो 9 परमाणु बम तो कभी भी बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा द सन अखबार ब्रिटेन की तरफ से किया गया है, ब्रिटिश अखबार की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो IAEA है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था है, उसके जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, वो तो खुद अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं कि आज की तारीख में 60% जो संवर्धित यूरेनियम है उसकी क्षमता लगभग 408 किलो से ज़्यादा की ईरान के पास हो चुकी है। आपको मैं ऐसे समझा दूं को 60% से 90% जो यूरेनियम का संवर्धन
संवर्धन किया जाता है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1-1.5 महीने में वो 90% पहुंच जाता है। अगर 90% यूरेनियम संवर्धित है तो आप उससे एक घातक परमाणु बम बना सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ये ईरान ने हासिल कर ली हैं और पुतिन इसको पूरा बैक कर रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि अगर ईरान ने अपना परमाणु हथियार रोका तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका के ऊपर से दबाव हटेगा, इजराइल उस पर तुरंत अटैक करेगा। अगर ऐसा होगा तो ईरान कमज़ोर होगा, अगर ईरान कमज़ोर होगा तो उसको जो हथियारों की सप्लाई रशिया की तरफ हो रही है वो ख़त्म होने लगेगी या कम होने लगेगी। क्योंकि आज की तारीख में पिछले 1200 दिनों की लड़ाई में अगर रूस यूक्रेन की जंग में हम देखें तो शुरू से ही ईरान ही एक ऐसा मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, जो रशिया की खुलकर मदद कर रहा है। शाहिद 136B जो उसका सबसे लेटेस्ट ड्रोन है और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला ड्रोन है, उसने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके में चीथड़े उड़ाए हैं। खासतौर से पूर्वी यूक्रेन के जो 4-5 इलाके हैं जिस पर चाहते हैं कि पुतिन की वो कब्जा कर लें, उसमें शाहिद ड्रोन ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। इसीलिए यूक्रेन ने 18 महीने की पूरी ताकत लगाई। वहाँ की जो यूक्रेन सुरक्षा सेवा जिसको SBU बोलते हैं, एक जासूसी कहते ना चाहिए, एक बटालियन यूनिट एजेंसी है जो बहुत ही खुफिया तरीके से अटैक करती है और उसने वास्तव में रशिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। यही वजह है कि उसने 18 महीने की खूब मेहनत की। उसके बाद उसने अपने कंटेनर से ड्रोन उड़ाए, बहुत ही छोटे स्तर के मामूली ड्रोन उड़ाए और उससे रशिया के 5 एयरवेज को भारी नुकसान पहुंचाया। जिसमें सबसे घातक जो नुकसान माना जा रहा है रशिया के लिए वो है उसका A-50 एयरक्राफ्ट, जिसकी अकेले एक की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। वो एक ऐसा जासूसी विमान है जिसके जो रशिया के पास सिर्फ 10 की संख्या में है। अगर उसमें से एक उड़ाया है तो ये आप मान के चलिए कि कितना बड़ा रशिया के लिए नुकसान है। इसीलिए पुतिन बुरी तरीके से बौखलाए हैं। इसीलिए उन्होंने ट्रंप को बोल दिया 75 मिनट की बातचीत में, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझ पे अटैक भी कराओगे यूक्रेन से और उधर ईरान जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा तो ये बहुत बड़ा भुलावा है। अभी तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन से पूरा हिसाब किताब करेगा। जो रशिया मीडिया की खबर से आ रही है, जो RT वहाँ का चैनल है रशियन टीवी, उसने एक एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया है कि जो पुतिन के बेहद करीबी लोग हैं या जो जनरल्स हैं उनका भी ये मानना है कि या तो रशिया कोई ऐसा परमाणु अटैक करे जो यूक्रेन को अच्छे से तबाह करे, एक खास इलाके को। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी जनरल्स हैं जो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे बम या एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल करें जिसकी मारक क्षमता किसी भी परमाणु मिसाइल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए उनकी जो सबसे लेटेस्ट मिसाइल है ओरेशेनिक, याद रखिएगा ये ओरेशेनिक एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड पुतिन ने तो 10 मैक बताई थी, लेकिन यूक्रेन की जो SBU है उसने बोला था नहीं साहब ये 11 मैक की स्पीड से जाती है, 10 मैक की स्पीड से नहीं जाती है। पुतिन जो है वो उसकी क्षमता को कम करके बता रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरेशेनिक मिसाइल के अंदर 6 वॉरहेड्स होते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो उन 6 वॉरहेड्स में से 6 हथियार और निकलते हैं, तो एक ही वक्त में लगभग 12 टारगेट यूक्रेन में एक ओरेशेनिक मिसाइल मार सकती है। और ओरेशेनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो मान के चलिए कि लगभग 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूक्रेन के जो जासूसी संस्थाएं हैं या सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं उन्होंने कुछ आंकलन निकाला कि भाई आखिर ये जो ओरेशेनिक मिसाइल है वो कैसे अटैक कर सकती है और कितनी दूर तक जा सकती है। तो जिस वक्त कीव के ओदेसा के अंदर रशिया ने क्या किया था, बिना वॉर हेड के ओरेशेनिक मिसाइल से हमला किया था और वो ऐसा आ रहा था जैसे कोई बिजली चमक रही हो, आसमान देख ही नहीं पाए वो कहाँ से आ रही कैसे आ रहा उसको ट्रैक करना ही मुश्किल है। जब 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो मिसाइल ने टकराई जाके ओदेसा के अंदर, यूक्रेन के ओदेसा के अंदर, तो वहाँ भयंकर धमाके हुए। और याद रखिए इसके अंदर वॉर हेड्स नहीं थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर उसके अंदर वॉर हेड्स होते तो रशिया के ओदेसा का हाल क्या होता। बिना ही वॉर हेड्स के एंड कहना चाहिए बिना बारूद की मिसाइल जो थी उसने इतना बड़ा तहलका मचा दिया। तो जब उसके अंदर कहते हैं ना ठोक कर अच्छे से बारूद भरा जाएगा 1800 किलोग्राम का, तो उससे क्या मैसिव अटैक होगा। ओरेशेनिक के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये रशिया की एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। यानी कि उसका इंपैक्ट ऐसा होगा कि वो दिखाएगा जैसे परमाणु बम की तरह तबाही हुई या परमाणु मिसाइल की तरह तबाही हुई, लेकिन उसके अंदर रेडिएशन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रशिया इसलिए डिले कर रहा है अटैक करने में ताकि वो प्लानिंग के साथ इस लंबी झंझट को खत्म ही कर दें। इसीलिए बोला जा रहा है कि 75 मिनट में रूस ईरान ने पलटीबाजी, परमाणु युद्ध का आखिरी संकेत। आखिरी संकेत का मतलब ही यही है कि ईरान ने मना कर दिया है कि भाई अपना वो मिशन जारी रखेगा। पुतिन ने बोल दिया है अगर ईरान के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो रशिया खुल के सामने आएगा। अब इसके पीछे के खिलाड़ियों को समझ लीजिए। अगर ईरान
हारता है जंग में या कमज़ोर पड़ता है या उसको चोट पहुंचती है तो उससे कम से कम 3 या 4 देश का वजूद खतरे में आ जाएगा। उसमें नंबर 1 पर होगा ईरान, दूसरे नंबर पर होगा उत्तर कोरिया और तीसरे नंबर पर होगा चीन, जिसको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूक्रेन ने एयरबेस पे अटैक किया और उसके 24 घंटे के अंदर रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कहां पहुंच गए? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में किससे मिलने जा रहे हैं? किम जोंग उन से। क्यों मिलने जा रहे हैं? ताकि हथियारों की जो आवक है या उनके जो सैनिक रशिया की तरफ से कुर्स्क इलाके में लड़े हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रशिया को जीत दिलाई है, उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा भरोसा ये दिलाना चाहते हैं उत्तर कोरिया को, ईरान को और चीन को कि याद रखना रशिया ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ा है, वो पूरी ताकत से हमला करेगा। उसको ना अमेरिका रोक पाएगा, ना नेटो, ना यूक्रेन, ना पश्चिम के वो 50 देश जो यूक्रेन को पीछे से बैक कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई जेलेंस्की ने इतना बेहुदा और इतना भयानक अटैक रशिया पे क्यों किया? वो भी तब जब तुर्की के इस्तांबुल में उनकी शांति वार्ता सीज़फायर पर होने जा रही थी और हो रही थी। आखिर ऐसा क्यों किया? असल में जेलेंस्की एक सपना देख पाले बैठे हैं कि वो नेटो के सदस्य बन जाएगा यूक्रेन और बहुत पावरफुल हो जाएगा। फिर करीब 32 देश, अगर यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो 33 देश हो जाएंगे और फिर हम रशिया को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी आपको सबसे लेटेस्ट खबर बता दूं कि नेटो के एक अधिकारी ने डंके की चोट पर बोला है कि भाई यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो का सदस्य अभी नहीं बनेगा। अभी एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है जो नेटो का है और नेटो इस पूरे चीज़ को रखने के लिए अब जो जिस तरीके की चीज़ों को कर रहा है वो हैरान करने वाली हैं। हम आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके की चीज़ें अभी चल रही हैं उससे रशिया जो है वो एक ऐसे मुहाने पे पहुंच गया है कि उसको अब आर पार की जंग करनी होगी। इसीलिए अब जो रशिया मन बना रहा है वो अब लंबे युद्ध को नहीं खींच रहा है। अभी तक रशिया के दिमाग में था कि भाई जनहानि ना हो, कम से कम लोग मरें, बड़े बड़े शहरों में भारी तबाही ना हो, सिर्फ बिजली घरों को तबाह किया जाए। अब वो ऐसा कोई भी रहम नहीं करने वाला है। यही वजह है कि ट्रंप ने जब बात कर ली पुतिन से 75 मिनट की तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये लिख दिया कि साहब जो पुतिन है वो यूक्रेन को नहीं छोड़ने वाले हैं और वो एक बड़ा अटैक करेंगे। यानी कि एक तरीके से ट्रंप जो थे वो पुतिन के प्रवक्ता बन गए और पूरी दुनिया को बताने लगे कि रशिया जो है वो एक बड़ा अटैक करने वाला है। लेकिन बाद में जब लोगों ने बोला है कि भाई ये आप किस तरीके के आप पोस्टें कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, तो इसको हटाओ, तब उन्होंने उसको डिलीट किया। अब सोचिए ट्रंप अपनी ही पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं और अपनी ही खिल्ली उड़वा रहे हैं। अमेरिका को एक तरीके से ट्रंप ने कहीं का नहीं छोड़ा है, ना तो वो पुतिन की तरफ रह गए ना इजराइल की तरफ रह गए। अब इजराइल के संग संकट ये है कि अगर वो अटैक जल्दी नहीं करता है तो उसकी जो प्लानिंग है उसका खुलासा हो जाएगा और ईरान हो सकता है कि उसके वार करने से पहले पलटवार कर दे। अब ऐसी स्थिति में इजराइल बार बार उन पर जोर दे रहा है अमेरिका के ऊपर कि सर ईरान के ऊपर जल्दी फैसला लीजिए, हमें उनके नतांज और फोर्डो जो परमाणु एजेंसीज हैं और जो उनके ठिकाने उनको हमें तबाह करने दीजिए। अगर हमने ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं किया तो ये मान के चलिए कि ईरान अब ऐसी स्थिति में आ चुका है कि वो परमाणु बम बनाएगा और मार देगा। पहले भी खबरें डेविड अल्ब्राइट की तरफ से आ चुकी हैं 6 से 7 महीने पहले कि अगर चाहे तो ईरान 5 परमाणु बम 1 महीने में बना सकता है। और द सन जो ब्रिटिश अखबार है उसने तो लेटेस्ट अभी किया है कि 42 किलो शुद्ध यूरेनियम 90% का संवर्धन जो ईरान है वो कर चुका है, जिससे वो 9 परमाणु बम बना लेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए ऐसी स्थिति में ईरान की इजराइल की वो हैसियत नहीं रहेगी कि वो डायरेक्ट एक परमाणु संपन्न देश के ऊपर अटैक कर दे। वो भी आपको एक चीज़ और बता दें, पूरे अरब वर्ल्ड में इस समय ईरान ही एक ऐसा मुस्लिम देश बचा है जिसके पास परमाणु बम या परमाणु कहते हैं ना काबिलियत है। इतनी अच्छी काबिलियत तो पाकिस्तान के पास नहीं है जितनी अच्छी ईरान के पास हो चुकी है। और उसके पीछे रशिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। रशिया खुद चाहता है कि कम से कम मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिमी एशिया में एक ऐसा देश हो जिसके ऊपर जो हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहे और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से वो वहाँ की रणनीतिक और भूनीतिक स्थिति को बदल सकें। अब यहाँ एक खेल और चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि रूस और ईरान की जोड़ी जो है उसकी काट किसी के पास नहीं है, ना ट्रंप के पास है ना इजराइल के पास है। अब ट्रंप ने थोड़ा दिमाग लगाया और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री जिनको 17 अप्रैल को तेहरान भेजा गया था, खालिद बिन सलमान को, उनसे बोला गया कि आप एक बार जाइए और समझाइए ईरान को कि वो कुछ करे। वहाँ जाके खालिद बिन सलमान जो रक्षा मंत्री, उनको लगा कि हम सऊदी अरब से आए हैं, ईरान हमारे सामने ज़मीन पे बिछ जाएगा और हम जो कहेंगे वो मानेगा। एक गुप्त मीटिंग हुई, अली खामनेई उसमें बैठे, सुप्रीम लीडर 86 साल के जो बेहद तजुर्बेकार हैं युद्ध से लेके हर रणनीति के। दूसरे थे उसमें IRGC के चीफ जिसको ईरान फोर्स का चीफ बोलते हैं, मोहम्मद बाघेरी, वो वहाँ मौजूद थे।
और कौन मौजूद था? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आघेरी। अब्बास आघेरी जो थे उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी इन शर्तों को नहीं मानेंगे, अगर इजराइल हमला करना चाहता है तो करे, हम तैयार हैं, हम फेस करेंगे। उसके बाद जो अमेरिका के कहते हैं कठपुतली बनके जो सऊदी अरब के रक्षा मंत्री गए थे वो बैक हो गए, और इसकी खबर अब आई 17 अप्रैल को। क्या हुआ था आप सोचिए कि एक घटना के पीछे कितनी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के पीछे कितना खुफिया तंत्र होता है। इसीलिए जैसे ही ये टॉक्स फेल हुई सऊदी अरब और ईरान की, और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, सऊदी अरब का कोई भी बड़ा टॉप अधिकारी या रक्षा मंत्री 20 साल के बाद ईरान पहुंचा था। सोचिए आप, 20 साल के बाद वो बात क्या करने गए? धमकाने गए ईरान को कि भाई सऊदी अरब तुम्हारे साथ नहीं दे पाएगा, अगर तुमने ऐसा किया तो इजराइल तुम पर अटैक कर देगा और ट्रंप जो है उनका साथ दे देंगे। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही शक्ति दिखाई रशिया ने और ईरान को बोला कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखिए ट्रंप ने 75 मिनट तक मनाया, 75 मिनट तक ट्रंप को मनाया। पुतिन ने को मनाते मनाते ट्रंप थक गए और वो यही नहीं समझा पाए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को रोकें या यूक्रेन पर होने वाले बड़े अटैक को रोकें। अब कुल मिला के स्थिति ये हो गई है कि सारी चीज़ें बिखर चुकी हैं। उसका एक ही सलूशन बचा है कि अब एक ऐसा बड़ा युद्ध हो जाए जिसमें इतना घातक नुकसान किसी एक देश को हो ताकि युद्ध को रोका जा सके। और इसका एक ही तरीका है, या तो रशिया यूक्रेन को ऊपर बड़ा अटैक कर देगा, अगर उसके अंदर सब कुछ उसके कब्जे में आ गया तो आप मान के चलिए ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना अमेरिका करेगा ना इजराइल करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि एक बार जीत के बाद ये लोग बैक करेंगे, फिर वो बड़ा जो अटैक होगा वो खतरे से खाली होगा। अब स्थिति ये है कि कुछ मुस्लिम मुल्कों को जो ईरान है उसके खिलाफ करने की कोशिश हो रही है, जिसमें 4-5 देशों के नाम सामने आए हैं। उसमें एक है कतर, यूएई, बहरीन, मोरक्को और तुर्की। ये ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भाई ईरान की ताकत को कंट्रोल किया जाए। तुर्की ये चाहता है कि वो नेटो का इकलौता मुस्लिम देश कंट्री है जो नेटो के अंदर है, अगर उसके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ावा मिलता है और ईरान को दबाया जाता है तो उसको फ़ायदा होगा, और पूरे इलाके में वो अपना खलीफा का जो एक उसने सोचा है वो हम पूरा कर लेंगे। तो कुल मिला के ये जो चेक एंड बैलेंस की जो लड़ाई है वो एक ऐसे दोहराए पे पहुंच गई है जहां ट्रंप को अब बिल्कुल क्लियर कट अंदाजा हो गया है कि पुतिन अब छोड़ेंगे नहीं और ईरान को हम मार नहीं पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि 75 मिनट जो बेवकूफ़ी वाली बातें ट्रंप ने पुतिन के साथ की उसका खामियाजा अब पूरे यूरोप को, यूक्रेन को और ख़ास तौर से जो ईरान और रशिया के दुश्मन हैं उनको उठाना पड़ेगा। और अगर इस लड़ाई में मान लो रशिया विन विन सिचुएशन में आ जाता है और जीत जाता है तो ये आप मान के चलिए कि कोड़े में खाज अमेरिका और इजराइल के लिए कौन कौन से देश हो जाएंगे? ईरान हो जाएगा, ठीक है, चीन हो जाएगा और उत्तर कोरिया हो जाएगा। फिर ये चैन से नहीं बैठने देंगे, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को तहस नहस कर देंगे। और उस तहस नहस से बचने के लिए मजबूरी में यूरोप को और बाकी कंट्रीज़ को रशिया से युद्ध करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आप सीधे जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं लोग कि जो जेलेंस्की ने बेवकूफ़ी की है और जो 5 एयर बेस पे अटैक किया है और बड़ा जोश से बोल रहे हैं कि भाई हमने पर्ल हार्बर अटैक कर दिया जापान की तरह। जैसे 7 दिसंबर 1941 को क्या हुआ था कि सुसाइड बॉम्ब जो फाइटर पायलट्स थे उन्होंने अपने बॉम्ब्स लगाए, लैंडिंग गियर ही नहीं रखे, लैंडिंग गियर निकाल दी, उसके जो थे वो ड्रॉप करिए गए रास्ते में। और उसके बाद सीधे सीधे जो हवाई में पर्ल हार्बर जो उनका नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, उस पर ज़बरदस्त अटैक किया था जिसमें बहुत सारे युद्धपोत और पनडुब्बियाँ तबाह हुई थी और 2000 से ज़्यादा तो नौसैनिक ही मारे गए थे। उसके बाद ही जो अमेरिका था वो वर्ल्ड वॉर 2 में सही तरीके से उतरा था। 1941 तक अमेरिका जो था वो बस हथियार सप्लाई कर रहा था, साथ देने की बात कर रहा था, लेकिन 1941 के बाद वो पूरी तरीके से जंग में उतरा। और यही वजह है कि 1945 में उसने जापान के ऊपर एटम बम फेंका। अगर यही फार्मूला अपनाया जाए तो आप ये मान के चलिए कि यूक्रेन पर भी परमाणु अटैक हो सकता है, क्योंकि अब पुतिन के लिए बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। उसके ऐसे बॉम्बर्स पर अटैक हुआ जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके का अटैक होगा, लेकिन हुआ। युद्ध में याद रखिए सब लोग मर सकते हैं लेकिन युद्ध हमेशा अमर होता है, वो कभी नहीं मरता, किसी सदी में नहीं मरता, आने वाली सदियों में भी कभी नहीं मरेगा। युद्ध होता रहेगा। युद्ध में विजेता और हारने वाले अलग अलग चेहरे हो सकते हैं लेकिन युद्ध हमेशा अमर रहता है, वो कभी मरता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 75 मिनट की रूस और यूक्रेन ने जो बाजी पलटी है उससे जो ट्रंप का इलाका है, जो ट्रंप का जो कहते हैं खेमा है, वो निराश है। वो अपने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। अब वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या गैर परमाणु हथियार यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने जा रहे हैं, क्या पुतिन एक ऐसा बड़ा अटैक करने जा रहे हैं जो पूरे यूक्रेन को खून के गड्ढे में डुबो दे। क्योंकि अभी तक तो जेलेंस्की बोलते थे कि ये तो मीट ग्राइंडर बन गया है रशियन फोर्सेस के लिए। 14 लाख से ज़्यादा लोग अब तक दोनों पक्ष के मारे जा चुके हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट में आ चुका है। कुल मिला के स्थिति ये है कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर आप ये मान के चलिए यूक्रेन पर बड़ा अटैक हो सकता है और ईरान
जो है वो सीधा सीधा पहले ही बोल चुका है, हम कोई मिशन को नहीं रोकेंगे। ईरान बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगा अगर रशिया यूक्रेन पर भयंकर अटैक करता है, उसके बाद अगर युद्ध को वो कंट्रोल कर लेता है। तो मैं आपको 24 से 26 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर जो बड़े चेंजेस होने वाले हैं उस पर नए लेटेस्ट अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारी जो दुनिया है वो कितने खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है।